हेलो एंड वेलकम। ये क्लास 8th क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। तो इसको पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे क्रॉप उगती है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूजो दो बच्चे हैं जो कि अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल जो होते हैं वो किसान होते हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन वो देखते हैं कि जो उनके अंकल है उनके पास खुरपी है, यानी फावड़ा वगैरह है, जो चीजें उनको हल है उसमें खेत में खेती करने के लिए काम आती है। अब वो कहता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल। बूजो कहता है कि मेरे को जानना है कि हम कहाँ और कैसे इन जो टूल्स है, जो ये चीजें औजार है, इनका इस्तेमाल करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। हमने अभी तक पढ़ा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत है और प्लांट्स जो होते हैं वो खुद अपना फूड बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो उसको आप ढूंढना। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप ढूंढ के रखो। ठीक है, नहीं तो वीडियो के लास्ट में बताते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड। एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो उनको क्या बोला जाता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, या खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? तो जानवरों को या इंसानों को उनका खाना कहाँ से मिलता है? तो इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि हमें खाने की जरूरत है ही क्यों? खाना ही क्यों खाते हैं हम, और कोई चीज क्यों नहीं खाते? लकड़ी है या कपड़े हैं, ऐसी चीजें क्यों नहीं खाते? फूड ही क्यों खाते हैं? तो उसका आंसर भी इस चैप्टर के अंदर है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। आप जानते हो कि एनर्जी जो है जो फूड से मिलती है वो यूटिलाइज करी जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में होते हैं, और वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस करते हैं। सच एज डाइजेशन, खाने का पचना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सक्रीशन, आपको जब आप सुबह जाते हो वॉशरूम वगैरह उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है ना, यानी वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर जाना। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हम अपना खाना जानवरों से, प्लांट्स से, या दोनों से लेते हैं। यानी कुछ लोग जो जानवरों को खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, जो लोग सिर्फ प्लांट्स खाते हैं यानी प्लांट्स वाले मटेरियल खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, या जो लोग दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? इस क्वेश्चंस को आपको ढूंढ के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? तो बोजो कहता है कि अगर हम सबको ही खाने की जरूरत है तो इतना ज्यादा अमाउंट में जो फूड है वो कंट्री में कहाँ से आता है, कैसे हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं? तो यहाँ पढ़ते हैं। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहली कहते हैं कि फूड जो है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस यानी उगाया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर आपको फूड बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन के लिए उगाना है, यानी ज्यादा लोगों के लिए उगाना है या चाहिए, तो आपको रेगुलर प्रोडक्शन करते रहना पड़ेगा, यानी आपको खेती करते ही रहनी पड़ेगी। प्रॉपर मैनेजमेंट, उस खेती का ध्यान भी रखना पड़ेगा ताकि वो फसल जो है वो खराब ना हो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी मींस कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल सही होना चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम भी बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, उस फूड की कहीं ना वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE, BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट ईरा बोलते हैं इसे। पीपल वर नोमैडिक, दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। पहले जमाने में 10,000 साल पहले जो पीपल्स थे
वो घूमा करते थे, नोमैडिक होते थे, वो घूमा करते थे खाने की तलाश में और घर की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो कच्चे फल और सब्जियां खाया करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। और उसके बाद उन्होंने चावल, गेहूं और दूसरी तरीके की फसलों को उगाना शुरू करा। उसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो पहले के लोग थे ना, वो तो डायरेक्टली जो पेड़ पौधे पहले के उगे हुए थे, फल उगे हुए थे, वो लोग उसी पर डिपेंडेंट थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद से ही नए तरीके की जो प्लांटेशन है यानी क्रॉप्स उगाना शुरू करे। और सब इसके साथ एक पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला जो क्रॉप थी वो कौन सी उगाई गई थी ह्यूमंस के द्वारा। इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, जब सेम काइंड के प्लांट्स को आप लार्ज स्केल पे उगाते हो और एक ही जगह पे, इट इज कॉल्ड क्रॉप। उसी को ही क्रॉप बोला जाता है यानी फसल बोला जाता है। जब आप क्या करते हैं, गेहूं उगाते हैं और बहुत बड़े खेत में, ठीक है ना, बहुत लार्ज स्केल में एक ही जैसे फसल उगाते हैं। जैसे क्रॉप में आपने सिर्फ गेहूं उगाया या चावल उगाया या दाल उगाई, तो एक ही जैसी क्रॉप उगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गेहूं उगा रहे हो तो आप पूरी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ गेहूं उगाओगे, तो आप बोलोगे कि ये गेहूं की क्रॉप है यानी गेहूं की फसल है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप जानते हो कि क्रॉप जो होती है अलग अलग तरीके की होती है। cereals हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। These can be classified on the basis of the season in which they grow. हम इनको क्लासीफाई करते हैं कि ये कौन से मौसम में कौन से प्लांट्स जो हैं उगते हैं। तो क्लासिफिकेशन है किसके हिसाब से और कौन कौन से सीजन में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन कौन सी क्रॉपिंग होती है, ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको आप ढूंढना। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के टेम्परेचर है, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है। कहीं ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कहीं रेनफॉल ज्यादा है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स grown in different part of country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो कहता है इतनी सारी क्रॉप्स की वैरायटी है, लेकिन हमने उसे क्या करा, हमने उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो पहला हिस्सा है खारीफ क्रॉप, ठीक है। तो उन्होंने दो हिस्सों में क्रॉप्स को डिवाइड करा, जिसका एक नाम है खारीफ क्रॉप, एक नाम है राबी क्रॉप। तो खारीफ क्रॉप क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, वो फसलें जो रेनी सीजन में उगाई जाए, आर कॉल्ड खारीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो आपको ऊपर का आंसर मिल गया है कि रेनी सीजन कब होता है, जून से सितंबर में होता है। और जो फसलें उगाई जाती है वो कौन सी होती है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड खारीफ आर खारीफ क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को ही क्या बोला जाता है, खारीफ क्रॉप बोला जाता है, जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। और वो क्रॉप्स कौन कौन सी बताई उन्होंने, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, पैडी एक्सेट्रा, ये खारीफ क्रॉप होगी। सेकंड नंबर पर आती है राबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। वो फसलें जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं अक्टूबर से मार्च तक, उन्हें राबी क्रॉप्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है राबी क्रॉप्स के वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये जो क्रॉप्स है वो कौन सी है, ये राबी क्रॉप्स है। बिसाइड दीज, इनके अलावा पल्सेस, वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अलावा जो सीरियल्स है या पल्सेस हैं, ये भी उगाए जाते हैं गर्मियों के सीजन में अलग अलग जगहों पर। तो अब फिर बूझो के मन में एक सवाल आता है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि बेसिक प्रैक्टिस कौन सी है क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए बेसिक तरीके कौन कौन से। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। बहुत सही क्वेश्चन है बूझो का, कि पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाते, पैडी को रेनी सीजन में क्यों उगाते। तो उसका पहेली आंसर देती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। इसलिए नहीं उगा सकते क्योंकि पैडी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन।
इसलिए हम उसको रेनी सीजन में उगाते हैं। क्यों उगाते हैं? ताकि पानी की जो कमी है वो पूरी होती रहे। Cultivation of crops involves several activities undertaken by the farmers over a period of time. Cultivation जो करते हैं वो crops का, वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती है और अलग अलग तरीके के फार्मर टाइम टू टाइम उसको करते हैं। You may find these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. अगर आप अपने घर में भी कोई छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह लगाओगे, आजकल ऑर्गेनिक का जमाना है, तो लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक चीजें खाने के लिए अपने घर में, जिनके पास ज्यादा बड़े घर है, उनके पास बगीचे हैं या लॉन है, तो वो लोग उसमें फसलें बो लेते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड, ये एक्टिविटीज और टास्क जो है रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। इन्हीं को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला जाता है। तो क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं? इसके 7 पॉइंट हैं। ये सातों पॉइंट हम पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। इनको चाहे तो आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। तो पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। सोइंग, बीज को बोना। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसके अंदर मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइजर्स ऐड करना। इरिगेशन, उसको प्रॉपर पानी वगैरह देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जंगली झाड़ियों वगैरह से बचा के रखना। हार्वेस्टिंग, उसको हार्वेस्ट करना यानी उसको काटना। एंड स्टोरेज, और उसको संभाल कर रखना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कोई भी फसल को उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल को प्रिपेयर करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर के अंदर कि पहले आप सॉइल को क्या करोगे, टर्न करोगे यानी अल्टा पल्टी करते हो और फिर उसको आप ढीला करते हो, लूज करते हो। दिस अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि जो आपके प्लांट्स की रूट्स है ना, वो आराम से सॉइल के अंदर चली जाती है, डीपली चली जाती है और उसकी पकड़ जो है मजबूत रहती है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली। लूज सॉइल होती है तो उसकी वजह से रूट्स को जो है आराम से ब्रीथ करने यानी सांस लेने में हेल्प मिलती है। व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब वो सॉइल के अंदर गहराई में यानी डीपली चली जाती है। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली? ऐसा क्यों जरूरी है कि लूजनिंग ऑफ सॉइल यानी सॉइल को लूज करना रूट्स को सांस लेने में हेल्प करता है? तो उसके बारे में नीचे लिखा है द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। जो लूज सॉइल होती है उसके अंदर अर्थवर्म और माइक्रोवेव्स जो सॉइल के अंदर होते हैं वो आराम से ग्रो कर जाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को किसानों का दोस्त भी बोला जाता है। सिंस दे फर्दर टर्न द सॉइल एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। वो क्या करते रहते हैं, वो सॉइल को टर्न करते रहते हैं और वहां से मिट्टी खाते रहते हैं, तो लूज भी करते हैं उसको और ह्यूमस को ऐड करते रहते हैं उस क्रॉप्स के अंदर। बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? लेकिन सॉइल को टर्न और लूज करना क्यों जरूरी है? You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism. हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि सॉइल के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। जब कोई डेड प्लांट या एनिमल मर जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जो क्या कह सकते हैं कीड़े होते हैं, वो खा जाते हैं उन्हें। In this way, the various nutrients in the dead organism are released back into the soil. और जो डेड एनिमल्स के न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो वापस से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वापस से सॉइल में आ जाते हैं। These nutrients are again absorbed by plants। और यही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वापस से जो नया प्लांट्स होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। Since only a few centimeter of the top layer of soil supports the plant's growth, सिर्फ थोड़े से ही सेंटीमीटर तक आप क्या करते हो, उसको लूज करते हो, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच। टर्निंग और लूजनिंग करती है कि जो प्लांट्स है उसके अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जा सके। टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, ताकि प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स का भरपूर यूज ले सके। लाइट हो गया भाई यार।
ठीक है, हाईलाइट ही नहीं हुआ है कोई। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. इसलिए टर्निंग और लूजनिंग करना सॉइल को बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लफिंग। लूजनिंग और टर्निंग करने को सॉइल को जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है टिलिंग यानी लूजनिंग, और प्लफिंग, ठीक है ना, ये इस प्रोसेस का नाम है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप सॉइल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए प्रोसेस इस्तेमाल करते हो उसको क्या बोला जाता है, उसको टिलिंग और प्लफिंग बोला जाता है, ठीक है ना। दिस इज डन बाय प्लफ। इसको प्लफिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्लफ की मदद से यूज होता है। प्लफ आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। प्लफ लकड़ी और लोहे दोनों का बना हो सकता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं ताकि प्लफिंग अच्छे से हो सके। द प्लफ्ड फील्ड में बिग क्लम्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स, और उसके अंदर जो है ना मोटे मोटे मिट्टी के डले बन जाते हैं जिन्हें आप क्रम्स बोलते हो। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, वो बहुत जरूरी होता है कि आप उन क्रम्स को फोड़ें और उनको मिट्टी को बिल्कुल पहले जैसा रेत की फॉर्म में ले आए। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग करना इसलिए जरूरी है फील्ड की ताकि जब आप बीज बोए तो वो एक साइज में और एक लेवल पर हो, प्लस जब आप इरिगेशन करेंगे तो पानी जो है बराबर से सारे प्लांट्स के अंदर इक्वली जाए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो लोग क्या करते हैं, किसान जो होते हैं वो लेवलर का यूज करते हैं। लेवलर का मतलब ही लेवल करना है, तो वो उसका यूज करते हैं ताकि सॉइल जो है अच्छे से, फील्ड जो है पूरी लेवल में आ जाए। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभार हम मैन्योर्स का यानी खाद का इस्तेमाल करते हैं टिलिंग यानी बीज बोने से पहले या सॉइल को लूज करने से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। ये मदद करता है ताकि मैन्योर जो है, जो खाद है, वो प्रॉपरली सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, और सॉइल को मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, नमी होनी बहुत जरूरी है सोइंग यानी बीज बोने से पहले। तो वाटरिंग वगैरह का आप मेथड यूज करते हो ताकि सॉइल जो है अच्छे से मॉइस्चर को गेन कर ले। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है? बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। ये बहुत जरूरी है कि आप सॉइल के क्लम्स को अच्छे से तोड़ लें ताकि आप बढ़िया से अपनी क्रॉप्स को वहां पे लगा सकें। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। इनको अलग अलग तरीके के टूल्स से यूज करके उसको आप लेवल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो वो टूल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। ये देखिए इसमें एक किसान का वो दिया हुआ है फोटो। ये बीम है जो ये लट्ठा लगा रखा है। प्लो शाफ्ट इस तरीके की होती है जो कि देखिए मिट्टी को उखाड़ रही है। प्लो शेयर ये इसके नीचे का हिस्सा है, और ये इसने प्लस शाफ्ट ने यानी इसको जोड़ा हुआ है। किसान और दो बैल हैं जो कि इसको खेत को जोत रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। प्लो दिस बीइंग यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर द टिलिंग ऑफ सॉइल। ऐसा माना जाता है कि प्लो को एंशिएंट टाइम से यानी पुराने टाइम से ही टिलिंग के लिए सॉइल के यूज करा जाता है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए क्रॉप में, वीड्स अलग करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए प्लो का यूज किया जाता है। This is made up of wood and is drawn by a pair of bull or other animals like horses or camels। जैसा अभी फोटो में देखा, इसके अंदर दो बुल्स लगाए जाते हैं, या पहले जमाने में लोग हॉर्सेस और कैमल्स को भी लगाया करते थे। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। इसके अंदर एक ट्रायंगुलर आयरन की शिप लगी होती है जो कि यहाँ लगी हुई है, ये रही, ठीक है, जिसे प्लोशियर बोला जाता है इस तरीके की। The main part of the plow is long of wood which is called plow shaft। और जो लॉन्ग पार्ट होता है, जो लट्ठा होता है लकड़ी का, उसे प्लो शाफ्ट बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है इसे। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक हैंडल होता है एक एंड पर शाफ्ट के। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो दूसरी एंड होती है वो बैलों की गर्दन पे लगाई जाती है जो कि उसे खींचते हैं। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। एक पेयर यानी दो बैल और एक आदमी इसको आराम से इजीली ऑपरेट कर सकता है। The indigenous wooden plow is increasingly by replaced by the iron plow nowadays। आजकल तो लोग ट्रैक्टर में लगाकर यही प्लो को जल्दी से
और बहुत देर देर तक काम कर सकते हैं। पहले बैल भी बहुत देर तक काम करते थे, बट बैल आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो थक भी जाते हैं। लेकिन ट्रैक्टर जो है वो मशीनरी है, तो वो थकता नहीं है, तो आप उसको कितनी भी देर तक काम में ला हो। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। ये एक सिंपल सा टूल होता है जो कि वीड्स, जो जंगली घासें होती है, उन्हें अलग करने के लिए, यानी उन्हें रिमूव करने के लिए होता है, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज करने के लिए। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड ऑफ आयरन। उसके अंदर लकड़ी और लोहे की एक बड़ी सी लॉन्ग सी रॉड होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू द वन एंड्स ऑफ। और आपने देखा होगा थाली की तरह, प्लेट की तरह वो होते हैं, गोल गोल चक्के लगे हुए होते हैं उसके अंदर। अभी आपको शायद नीचे फोटो होगी तो उसमें दिखाते हैं। ये इस तरीके से लगे होते हैं। ये रही हो की फोटो। वर्क्स लाइक अ ब्लेड, जो कि ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, ये भी एनिमल्स ही पुल्ड किया करते थे, यानी खींचा करते थे। कल्टीवेटर, नाउअडेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के टाइम में तो जैसे मैंने बताया था कि ट्रैक्टर्स की वजह से, कल्टीवेटर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी मदद से किसान जो है क्रॉप्स को जल्दी से जोत लेता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर क्या करता है, आपका टाइम भी बचाता है और आपकी मेहनत यानी लेबर भी बचाता है। सोइंग, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग यानी बीज बोना जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने सब कुछ कर लिया और आपने बीज ही नहीं बोया तो आपकी फसल क्या ही उगेगी। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। आप बीज बोने से पहले अच्छी क्वालिटी का साफ और हेल्दी सीड उसके अंदर बोइए। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स इस तरीके के सीड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हाई यील्ड वेराइटी बोला जाता है, HYV, ताकि अच्छी फसल उग सके। सिलेक्शन ऑफ सीड, कि सीड की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो पहेली बोलती है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। तो कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ ने कुछ चने जो हैं एक बर्तन के अंदर रखे, उसके अंदर पानी डाला। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्ट्स टू फ्लोट। और देखा कुछ टाइम बाद जो है कुछ जो सीड्स हैं वो ऊपर तैरने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट्स ऑन वाटर। फिर मैंने सोचा कि ये सारे के सारे ऊपर क्यों तैरने लगे, यानी कुछ तो बीज जो है वो नीचे बैठ गए और कुछ बीज जो है वो ऊपर बैठे। तो देखते हैं, आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। तो कहता है कि जो सीड्स फ्लोट कर रहे थे वाटर पे, वुड बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या ऐसा हो सकता है कि वो भारी या हल्के होने की वजह से तैर रहे हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, वो लाइटर क्यों हुए, अगर तैर रहे हैं लाइटर हैं तो हल्के क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। इससे ये पता चलता है कि ये सीड्स जो है डैमेज हो चुके हैं, यानी अंदर से खोखले हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो पानी पे तैर गए। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वन। ये बहुत अच्छा मेथड है अलग करने के लिए खराब और अच्छे सीड्स को। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो उनसे पहले ये इम्पोर्टेंट टास्क करते हैं सारे के सारे किसान। ट्रेडिशनल टूल, आजकल ट्रेडिशनल टूल्स यूज होते हैं, ठीक है ना। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक फनल। बीज बोने के लिए ये देखिए फनल की शेप का एक टूल यूज करा जाता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स को उसके अंदर भरा जाता है। पास डाउन 2 और 3 पाइप्स, उसके अंदर 2 और 3 पाइप लगे हुए होते हैं। हैविंग शार्प एंड्स, उसके बड़े शार्प एंड्स होते हैं, नुकीले। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, प्लेस सीड्स देयर। और वो क्या करते हैं, वो जमीन के अंदर बीज को बो देते हैं। ये फोटो है, इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। शफ नाउ अ डेज द सीड ड्रिल्स, आजकल तो सीड ड्रिल भी आ गए हैं, इज बी यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टर के हेल्प से बीज बो दिए जाते हैं। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि एक तो वो बराबर डिस्टेंस पर होते हैं और बराबर गहराई पर होते हैं, क्योंकि मशीन से काम हो रहा है। इट एंश्योर दैट सीड्स एज कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये भी आपको इंश्योर करना यानी जरूरी है कि सीड्स जो है कवर कर दिए गए सॉइल से बीज बोने के बाद। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये इसलिए करा जाता है ताकि बर्ड्स जो हैं वो आके सीड्स को ना खा जाएं। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल से आपका पहले की तरह ही टाइम और लेबर दोनों ही बचती हैं।
फिर से बोजू बोलता है, देयर इज अ नर्सरी माई नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। वो कहता है मेरे घर के पास एक नर्सरी है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं, मैंने देखा वहां पर छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन वो बैग्स में क्यों रखे हुए हैं, यानी उनको बैग्स में पैक करके क्यों रखा हुआ है, कट्टे में या किसी भी बैग में। Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedling, they transplanted to the field manually. तो पहली कहती है जो पैडी वगैरह जो होते हैं उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है, और जब वो सीड से सीडलिंग बन जाते हैं यानी थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांटेड करा जाता है, यानी उनको शिफ्ट कर दिया जाता है फील्ड में मैनुअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट के प्लांट्स और फ्लावर वाले प्लांट्स को क्या करा जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है। तो आप नर्सरी जाके देख सकते हो कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. Appropriate distance होना चाहिए हर बीज के बीच में, ताकि जब बीज बड़ा होगा तो प्लांट्स को एक दूसरे के ऊपर प्लांट्स जो है वो टकराए ना या बड़े ना हो जाएं, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। These allow plants to get, ये मदद करता है प्लांट्स की to get sufficient sunlight, जिसकी वजह से पूरी सनलाइट सारे प्लांट्सों को बराबर मिले, न्यूट्रिएंट्स भी मिले एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो पानी वो सॉइल से लेते हैं प्लांट्स वो भी आराम से ले सकें इजीली। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभार हम कुछ प्लांट्स को हटा देते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, यानी बीज जो है आपस में बिल्कुल पास पास डिस्टेंस पे ना आए। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड करे जाते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers. मैन्योर और फर्टिलाइजर्स उन्हें बोला जाता है जो खाद जो होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल के अंदर ऐड करे जाते हैं ताकि प्लांट जो है बहुत हेल्दी ग्रो करे। आई सॉ हेल्दी ग्रो क्रॉपिंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। मैंने देखा कि एक जो फार्म है यानी एक जो खेत है उसके अंदर बहुत हेल्दी प्लांट्स उगे हुए हैं, और कुछ प्लांट्स जो हैं बराबर वाली फील्ड में वो कैसे हैं, वो थोड़े वीक हैं, वो थोड़े कमजोर टाइप है। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर, ऐसा क्यों हुआ कि कुछ प्लांट जो है ज्यादा अच्छे से उग गए और कुछ प्लांट जो है ज्यादा अच्छे से नहीं उग पाए। सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, सॉइल सप्लाई करती है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ये न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन द सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप के बाद क्रॉप उगाते रहते हैं। आज एक इस साल उन्होंने अगर खेती करी है गेहूं की तो अगले साल वो किसी और चीज की खेती करते हैं सेम ही फील्ड के अंदर। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, फील्ड जो होती है उनकी कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहती, यानी वो कभी अपनी फील्ड को खाली नहीं छोड़ते। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, क्या होता होगा न्यूट्रिएंट्स के साथ जब एक के बाद एक क्रॉप जो है उगाई जाती है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, बार बार अगर आप कल्टीवेशन करोगे सॉइल में तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम होने लग जाएंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड, इसलिए फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं फील्ड के अंदर यानी अपनी खेतों में, टू रेप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो वापस से न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग बोला जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से या कम इनसफिशिएंट तरीके से मैन्योर ऐड करोगे तो आपका प्लांट वीक होगा, ठीक है ना। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। मैन्योर जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट यानी डीकम्पोजिशन, मरने के बाद जो डीकम्पोज होते हैं उससे मिलता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हमें अवेलेबल होता है। Farmers dump plant animal waste into the pits and open places and allowed it to decompose. फार्मर क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो होता है एक गड्ढा खोद लेते हैं उसके अंदर रख देते हैं जो कि ओपन होता है और उसे डिकम्पोज होने का वेट करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजिशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। The decomposed matter is used as an organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6th. आपने वर्मिंग कंपोस्टिंग के बारे में सुना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं जान के वहां पर कुछ छोटे मोटे कीड़े इधर उधर से लाके, वैसे सॉइल में कीड़े होते हैं बट
कुछ लोग जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, कीड़े लाके उस सॉइल में ऐड करते हैं और उसको मैन्योर बनाते हैं, यानी उसको खाद बनाने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है। टेक अ मूंग और ग्राम सीड जर्मिनेट देम, आप मूंग या ग्राम सीड लीजिए और उसे उगाइए। सेलेक्ट 3 इक्वल सीडलिंग, 3 इक्वल सीडलिंग्स यानी बीज लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल, आप उन्हें ग्लास में या किसी खाली बर्तन में रख सकते हैं, 3 अलग अलग। मार्क देम ABC, उनका नाम लिख दीजिए ABC। 2 ग्लास है, ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद लिटिल काउ डंग, आप थोड़ा सा काउ डंग यानी गाय का गोबर और सॉइल उसके साथ मिक्स कीजिए। इन ग्लास बी पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद लिटिल यूरिया, दूसरे में आप क्या कीजिए, सॉइल के साथ थोड़ा सा यूरिया मिक्स कीजिए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी, और तीसरे में भी आप सेम अमाउंट में सॉइल लीजिए विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें कुछ भी ऐड मत कीजिए। ना पोर द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, आप उसमें सेम अमाउंट का पानी डालिए। एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, और उसमें प्लांट लगा दीजिए। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, आप उनको अच्छी जगह रखिए जहां वो खराब ना हो सके, और उनको रोजाना पानी दीजिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और 7 से 10 दिन बाद आप उनकी ग्रोथ देखेंगे तो उनमें आपको फर्क दिखेगा। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। डिड प्लांट्स इन द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस, क्या सारे प्लांट्स एक जैसे उगेंगे? नहीं। विच ग्लास शोड, कौन सा ग्लास जो है बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, कौन सा जो प्लांट है वो ज्यादा अच्छे से उग रहा है और किसके कौन से ग्लास के अंदर प्लांट की जो है ग्रोथ वो है ज्यादा अच्छी हो रखी है। ये आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें किसान जो है वो क्या करते हैं, अपने फील्ड के अंदर ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स वो केमिकल होते हैं जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो मैन्योर से डिफरेंट क्यों होते हैं, अलग क्यों होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटैश, एनपीके यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। इस तरीके के न्यूट्रिएंट क्या करे जाते हैं, सॉइल के अंदर ऐड करे जाते हैं ताकि सॉइल की ग्रोथ, यानी जो प्लांट आप उगा रहे हो ना उस सॉइल के अंदर, तो उसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। इन फर्टिलाइजर्स का यूज फार्मर करते हैं ताकि उनकी क्रॉप जो है ज्यादा अच्छे से उगे। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज टू मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर दोगे तो वो आपकी मिट्टी को लेस फर्टाइल कर देगी, यानी उसकी फर्टिलिटी भी खराब कर सकती है। तो लिमिटेड अमाउंट में और एक्यूरेट अमाउंट में आपको उसके अंदर डालना पड़ेगा वो फर्टिलाइजर्स। अगर आप ज्यादा कर दोगे तो भी खराब हो जाएगा, कम कर दोगे तो भी खराब हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure. इसलिए हम फर्टिलाइजर्स को सब्सिट्यूट की तरह यूज करते हैं। बेसिकली हमें ऑर्गेनिक मेन्योर करना चाहिए, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से मिलता है। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, और आप क्या कीजिए, आप दो क्रॉप उगाने के बीच में ना थोड़ा सा स्पेस दीजिए, यानी टाइम दीजिए उस जगह को, उस फील्ड को, ताकि वो अपने अंदर वापस से न्यूट्रिएंट को उगा सके, यानी अपने अंदर से न्यूट्रिएंट को वापस से एनरिच कर सके, अपने अंदर न्यूट्रिएंट भर सके दोबारा से। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जब मैन्योर आप डालते हैं तो वो इम्प्रूव करता है सॉइल का टेक्सचर और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी पानी को वापस से उसके अंदर नमी जो है ना वो वापस से उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, और उसके अंदर फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भरपूर हो जाते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. क्रॉप रोटेशन भी एक प्रोसेस होता है कि आप अलग अलग क्रॉप अलग अलग टाइम में उगाइए। इससे क्या होता है, अलग अलग तरीके की क्रॉप उगेगी तो उससे आपकी सॉइल जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स सारे प्रोवाइड हो सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, आप अलग अलग तरह की क्रॉप उगाइए। अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, जो पहले के किसान थे नॉर्दर्न इंडिया के, यूज टू ग्रो लेग्यूम्स, लेग्यूम्स दालों को कहते हैं, एज फॉडर इन वन सीजन, वीट इन द नेक्स्ट, एक सीजन में फॉडर उगाते हैं, एक में लेग्यूम्स, एक में वीट। दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, ये हेल्प करता था ताकि नाइट्रोजन जो है वापस से सॉइल के अंदर भरपूर तरीके से भर जाए। नाइट्रोजन बहुत हेल्पफुल होती है सॉइल की क्रॉपिंग के लिए,
या किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स इन प्रैक्टिस को बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं और एक दूसरे को बताते भी हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस, पहले की क्लासेस है, यू हैव लर्न अबाउट द राइजोम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो राइजोम होता है वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके रखता है, यानी उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करके रखता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं किसान के लिए। ये डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है फर्टिलाइजर और मैन्योर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। फर्टिलाइजर इज मैनमेड, इनऑर्गेनिक सॉइल फर्टिलाइजर मैनमेड होता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। मैन्योर जो होता है नेचुरल सब्सटेंस होता है और मिलता किससे? डिकम्पोजिशन से मिलता है, कैटल डंग या प्लांट्स एनिमल्स के रेजिड्यू। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर फील्ड में ही तैयार होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर किसी भी तरीके के ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो होता है वो बहुत ज्यादा ह्यूमस यानी खाद वगैरह जो है वो सॉइल को देता है, ताकि जिसकी वजह से सॉइल जो है ज्यादा एनरिच हो जाती है ना। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट। मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो कम होते हैं, लेकिन मैन्योर जो होता है ऑर्गेनिक होता है और वो ज्यादा हेल्पफुल होता है फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो मैन्योर है उसको कंसीडर करा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो फर्टिलाइजर से अच्छा है, बिकॉज इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वो मिट्टी की पानी को रोकने की ताकत बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। वो क्या करता है? वो मिट्टी के अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स कर देता है, जिसकी वजह से मिट्टी में सांस लेने के लिए प्लांट्स को इजी हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। वो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। सारे लिविंग बीइंग्स को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी बहुत जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किसी के लिए भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट। पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स में प्लांट्स की रूट। अलॉन्ग विद द मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। जैसे ही वो पानी एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ वो कुछ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। जैसे आपने बिस्लरी का पानी पिया होगा, उसमें लिखा था एडिड मिनरल्स, यानी पानी में क्या मिले हुए होते हैं? मिनरल्स मिले हुए होते हैं जो बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी मिनरल्स और जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स 90% वाटर्स कंटेन करते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर बहुत जरूरी है क्योंकि जर्मिनेशन यानी बीज का उगना तभी पॉसिबल है जब वहां पर पानी होगा। ड्राई कंडीशन में बीज सही से नहीं उगेगा या उगेगा ही नहीं। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, मिट्टी के अंदर, और वो पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। और पानी भी क्या करता है? हेल्प करता है। जो जब गर्मी पड़ती है तो पानी के पेड़ के अंदर अगर पानी होगा तो वो उसको क्या करेगा? कूल डाउन रखेगा। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली। अगर आपको अपनी हेल्दी क्रॉप उगानी है, यानी अपनी फसल को अच्छे से उगाना है, तो आपको पानी रेगुलरली देना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आपका समय समय पर पानी देना क्रॉप्स को ही इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब टाइम और पानी देना वो सारी फसलों का अलग अलग होता है, किसी को ज्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए। सीजन टू सीजन, मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई। आपको पता है गर्मियों में पानी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी पानी जो खेतों को जाएगा वो ज्यादा जाएगा। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। क्या ये ऐसे इसलिए होता है कि एवोपरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी पानी जो है ज्यादा जल्दी भाप बनता है?
आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। बूजो कहता है मैं बहुत ध्यान से इस साल पानी दे रहा था प्लांट्स को। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राई अप एंड डाइड। वो कहता है लेकिन फिर भी मेरे पिछली गर्मियों में कुछ प्लांट्स जो थे वो ड्राई हो गए, सूख गए और वो मर गए। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्या क्या सोर्सेज हैं? द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, यानी जो सोर्सेज हैं वो हैं कुएं, ट्यूबवेल, आजकल तो ट्यूबवेल बन गए हैं, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स नदियां, सॉरी झीलें, रिवर्स नदियां, डैम्स जो आजकल डैम बना दिए गवर्नमेंट ने, और कैनाल्स, इनके मदद से पानी इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ये देखिए, ये कुएं से निकाल रहा है, मोट बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। ये चेन पंप है, ठीक है, इस तरीके से पानी आता है और जाता है, और ये धेकली भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो पानी, अब ये बैल जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे इसमें से पानी निकल के वो राहत जिसे बोलते हैं वो क्रॉप्स तक जाता रहेगा। तो उसको पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से मेथड थे पहले इरिगेशन के? द वाटर इज अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाय द डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके के मेथड यूज किए जाते थे फील्ड तक पानी पहुंचाने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड। कैटल यानी जानवरों को और इंसानों को दोनों को ही मदद करनी पड़ती थी पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड सस्ते तो होते थे बट इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, आजकल तो ट्रेडिशनल वेज हो गए हैं, जैसे मोट जिसको पुली सिस्टम बोलते हैं, ये रहा। चेन पंप, अभी आपको मैंने चेन पंप दिखाया था, ठीक है। धेकली, धेकली यहाँ पर राहत, लीवर सिस्टम जो कि यहाँ पे नाम है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स को इसलिए लगाया जाता है ताकि वो जमीन के पानी को आपको बाहर, जमीन के बाहर, यानी जैसे आपके यहाँ मोटर लगी हुई होगी वहां तक पहुंचाए। डीजल, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सोलर एनर्जीज रन यूज टू रन दीज पंप्स। और हम लोग क्या करते हैं जब खुली फील्ड होती है तो हम डीजल का यूज करते हैं, यानी डीजल वाली मशीनें लगाते हैं। बायोगैस यूज करते हैं, बायोगैस से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, या आजकल तो हम लोग सोलर एनर्जी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो सोलर एनर्जी से चलने वाली हम लोग मशीनें लगा देते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से आज के जमाने के? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड से एक तो ये फायदा होता है कि आप उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे जितना आपको चाहिए। द मेन मेथड यूज आर फॉलो। पहला होता है स्प्रिंकलर मेथड। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ये पाइप कनेक्टेड है और ये पाइप पूरी फील्ड के अंदर कनेक्टेड है, तो उतना ही पानी जाएगा शावर की तरह जितना आपको भेजना है। The system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having a rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at the regular interval. अब ये क्या होता है, एक तरीके का पाइप लगा होता है जिसके अंदर और छोटी छोटी नोजल्स लगी होती है जो क्या करती हैं, सर्कल यानी राउंड एंड राउंड घूमती रहती हैं और वो क्या करती हैं, पानी पूरी फील्ड तक पहुंचाती हैं, ठीक है। When the water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, जब आप पंप चालू करते हो तो वो क्या करता है, पानी पूरे पाइप में सर्कुलेट कर देता है। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, और वो कहाँ से निकलता है, जो रोटेटिंग नोजल्स होता है उनमें से बाहर आ जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, ये ऐसा लगता है जैसे कहीं बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलिंग इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स। स्प्रिंकलिंग ज्यादातर लॉन, कॉफी प्लांटेशन और बाकी की क्रॉप्स उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें पानी भी आपका वेस्ट नहीं होता। इसके बाद का हिस्सा नहीं दिया, ये शायद उन्होंने कट कर दिया। द सेकंड मेथड इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम के अंदर पानी बूंद और बूंद बूंद करके क्या करता है, रूट्स तक जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। अगर आप कभी बीमार हुए होंगे तो आपको डॉक्टर ने ड्रिप लगाई होगी, तो उसमें एक 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 बूंद करके आपकी बॉडी के अंदर वो जाता है, तो वो स्लो स्लो अमाउंट में जाता है और कंटिन्यूसली जाता रहता है, जिसकी वजह से रूट्स जो होती हैं अच्छे से गीली हो जाती हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज। बहुत अच्छी टेक्निक है प्लांट्स के लिए, फ्रूट उगाने के लिए, गार्डन में और ट्रीज उगाने के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड, एक तो पानी इसमें वेस्ट नहीं होता। इट इज अ बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, और ये उन जगहों पे तो बहुत लाभदायक है जहां पर पानी बहुत कम है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, वीड से कैसे क्या प्रोटेक्शन करनी चाहिए? Paheli and Bujo went to a nearby field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plant. उन्होंने देखा कि वीट प्लांट्स के पास में, जब पहेली और बूजो गए एक फील्ड के पास यानी खेत में, कि वहां पर जो है आसपास में बहुत सारे
अलग से और भी प्लांट्स उग गए हैं। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या इन प्लांट्स को भी उगाया गया? बोजू ने पूछा। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। कुछ जंगली जो पौधे होते हैं वो खुद ही उग जाते हैं, उन्हें कोई उगाता नहीं है, उन्हीं प्लांट्स को वीड्स बोला जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, उसको रिमूव करना वीडिंग बोला जाता है, वीड्स को रिमूव करना। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light। अब अगर प्लांट्स को उगने के लिए वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जगह चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपकी क्रॉप्स को वो खराब करेगा, क्योंकि अगर प्लांट्स को उगने के लिए ये सारी चीजें चाहिए तो वीड इज ऑल्सो अ प्लांट। अगर वीड भी प्लांट है तो उसको भी ये सारी चीजें चाहिए, जो कि क्या करेगा, आपके मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कर देगा और आपके प्लांट्स तक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा। Thus they affect the growth of crops. Some weeds interfere in harvesting, may be poisonous for animal and human। और कुछ weeds तो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो जहर का काम करते हैं जानवर और इंसान दोनों के लिए ही। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर बहुत सारे तरीके के इस्तेमाल करते हैं वीड ना उगे या उनकी ग्रोथ जो है कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अमरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। वो क्या करते हैं, टिलिंग वाला मेथड यूज करते हैं बीज बोते टाइम, ताकि जब रीड्स जो वीड्स जो है ना, जब वो उगेंगे तो उनको जड़ से ही उखाड़ देंगे। विच मे बी देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। या तो उनको ऐसी जगह इस तरीके से लगाते हैं कि वहां पर पानी पहुंचे ही ना, तो वीड उगेगा तो वो ड्राई हो जाएगा और वापस से उसी सॉइल में मिक्स हो जाएगा। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। सबसे बेस्ट टाइम होता है वीड्स को हटाने का जब वो फूल ही, यानी जो बीज है वो फूल बन रहे हो, उस टाइम पे आप उन्हें उगा दीजिए, तो वो छोटे भी होंगे और वो सही से ग्रोथ कर भी नहीं पाए होंगे। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल। मैनुअल मेथड होता है जिसको आप हाथ से हटा सकते हो, अपरूटिंग जिसे बोलते हैं। कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, या तो आप उन्हें काट लीजिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय रहते। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, उसे खुरपी की मदद से काटते हैं। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट द वीड्स। सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल करा जाता है वीड्स को जड़ से उखाड़ने के लिए। आगे पढ़ते हैं। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स। आजकल कुछ केमिकल्स भी बना दिए गए हैं जिससे वीड्स नहीं उगते हैं, जिनको वीडीसाइड्स बोलते हैं, जो वीड्स को मारता है, लाइक 2,4D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये फील्ड के अंदर स्प्रे करा जाता है ताकि वो वीड्स को मारे। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, वो क्रॉप को खराब नहीं करते, बट जो वीडीसाइड्स होते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। दी वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। वो उसको पानी के साथ मिलाते हैं वीडीसाइड को और पूरी फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, यानी छिड़काव कर देते हैं। डू दीज वीडीसाइड हैव इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। अब वो जो फिर पूछता है कि वीडीसाइड जो है उसको भी इफेक्ट करेगा जो उसको हैंडल कर रहा है, यानी जो उसको छिड़काव कर रहा है। एज ऑलरेडी मेंशन, द वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जैसा पहले मेंशन करा गया कि वीडीसाइड जो है तब छिड़का जाता है जब फूल नहीं आए हों। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में भी इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, वो फार्मर्स की हेल्थ पर इफेक्ट करता है। सो दे शुड यूज द केमिकल वेरी केयरफुली, इसलिए वो उन केमिकलों को बड़े ध्यान से छिड़काव करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रे ऑफ दीज केमिकल्स। वो इन केमिकल्स का छिड़काव करते टाइम अपने मुंह और नाक को बंद करके रखते हैं। हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्ट करना किसे कहते हैं? हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग करना भी एक बहुत जरूरी टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब आपकी फसल उग जाए, तैयार हो जाए, तब आपको उसको काटना भी है, उसे ही हार्वेस्टिंग बोला जाता है, वो भी जरूरी है। उगा किस लिए रहे हो आप फसल, अगर आप उसे काटोगे नहीं तो वो तो फिर बेकार हो जाएगी। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, या तो क्रॉप को उखाड़ लेते हैं या ग्राउंड से बिल्कुल कट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल। जो ये बराबर में यहाँ पे ये बना हुआ है, इसे सिकल बोला जाए। इट इज यूजली टेक 3 or 4 months टू सेरियल क्रॉप टू मैच्योर। वो 3 से 4 महीने लगता है एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में, यानी पूरी तरीके से पकने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्रीज ईदर डन, हार्वेस्टिंग जो है हमारी कंट्री में जो होती है, ईदर डन बाय मैनुअली सिकल। वो कहते हैं कि सिकल की मदद से हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग होती है इंडिया में, और बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर, और एक मशीन बनाई गई है जिसको हार्वेस्टर बोला जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड।
और जो ग्रेन सीड्स होते हैं यानी जो दाने होते हैं गेहूं के, उनको अलग कर दिया जाता है फ्रॉम द चाफ, जो बाकी का जो हिस्सा होता है उससे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, ये एक मशीन की हेल्प से होता है जिसे कंबाइन बोलते हैं। विच इज इन फैक्ट एट अ हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर, और ये दोनों ही मदद से काम करता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों की ही मदद से काम करता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, जब हार्वेस्ट हो जाता है तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है फील्ड में रहता है। विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर, जो कि फार्मर जला देते हैं। पहली जो है वो थोड़ी चिंतित हो जाती है। शी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन, कहती है इससे तो एयर पॉल्यूशन होगा। इट मे ऑल्सो कैच द फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड, तो कहती है और ये भी तो हो सकता है अगर इसकी वजह से फसलों में भी आग लग गई फिर। फार्मर विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग, वो एक मेथड का यूज करते हैं जिसको विनोइंग बोलते हैं, जिसमें से वो चाफ यानी जो भूसी होती है उसको अलग करते हैं ग्रेन्स की मदद से, दानों को अलग कर देते हैं और भूसी को अलग कर देते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल, आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes a day the harvest, 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन आता है जिस दिन वो फसल को काटते हैं। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, ऐसा लगता है जैसे सुनहरी यानी सोने की फसल उग चुकी है। लेडन विद द ग्रेन, जब गेहूं की फसल दूर से देखते हो। फिल्स विद द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग, और किसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अपनी इतनी हरियाली वाली फसल को देख के। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruit and it's time to relax, enjoy a little, जो उसने बीज बोया था उसको काटने का टाइम है और उसके रिलैक्स करने का टाइम है ये। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये जो हार्वेस्ट का टाइम होता है पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करा जाता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसिज्म, जो मर्द और औरतें होते हैं यानी जो परिवार वाले होते हैं जहाँ पर ये खेत वगैरह हैं जो हार्वेस्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट करते हैं। सम फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट, कुछ त्योहार भी हैं इस फेस्टिवल भी हैं इस हार्वेस्ट की फसल के साथ, जिनको बोला जाता है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। ये कुछ तरीके के त्योहार हैं जो कि फसल के हार्वेस्ट होने पर मनाए जाते हैं, यानी उसके आसपास ये त्योहार होते हैं और उनको बहुत अच्छे से वो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपनी फसल को काट के लिया और उसको स्टोर ही ठीक से नहीं करा तो आपकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। इसलिए स्टोरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आप उन्हें मॉइस्चर से, नमी से, कीड़ों से, चूहों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो है वो ज्यादा मॉइस्चर कंटेन करते हैं, ठीक है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड, अगर वो अभी अभी हार्वेस्ट हुआ है, अभी अभी काटा गया है। दे स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, और उनको बिना सुखाए ऐसे ही रखा जाता है। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आप उसको ऐसे ही रख दोगे तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब कर देंगे। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज, उसको सड़ा गला देंगे तो वो खा ही नहीं सकते आप। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun. इसलिए हम grains को रखने से पहले, हार्वेस्ट करने के बाद धूप में सुखाते हैं। Reduce the moisture, ताकि उसका मॉइस्चर सारा उड़ जाए। This prevent the attack by insect of pest, bacteria and fungi, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो बैक्टीरिया है, जो फंगी है, जो पेस्ट है, वो उसमें ना लगे। I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. तो पहेली कहती है मैंने देखा मेरी माँ ने कुछ नीम की पत्तियां सुखाकर एक ड्राम में रख दी जिसके अंदर हमने गेहूं रखा हुआ था, लेकिन क्यों? ये रहा सिलोस फॉर स्टोरेज ग्रेन, ये उन्होंने बनाया हुआ है स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को। ये रहे ग्रेन्स, गेहूं के कट्टे। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स, वो कहता है फार्मर जो है जूट बैग या मेटल के जो बिन्स होते हैं, कंटेनर होते हैं, उनके अंदर रखते हैं ग्रेन्स को। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन बाय साइलोज और ग्रेनरीज। लार्ज स्केल पर जो स्टोरेज होता है वो साइलोज और ग्रेनरीज यानी बड़े बड़े जो साइलोज होते हैं, जो कि ये कंटेनर्स हैं, ये देखिए आप इस तरीके के, इनमें ये ग्रेनरीज या बहुत बड़े बड़े जो गोदाम है उनके अंदर रखा जाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट एंड इंसेक्ट, इसलिए ताकि वो चूहे और बाकी इंसेक्ट से बच के रहें। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब पहेली का आंसर तो यहाँ पर मिला है
कि सूखे नीम की पत्तियां किस लिए यूज करी जाती हैं, उन ग्रेन्स के साथ क्यों रखी जाती हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन द बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बड़े बड़े गोडाउन में तो वो लोग क्या करते हैं, केमिकल्स ट्रीटमेंट लगाते हैं ताकि उनकी फसल जो वो लाए हैं काटने के बाद जो उन्होंने रखी है वो खराब ना हो। लेकिन घर में हम लोग क्या करते हैं, नीम की पत्तियां रख देते हैं जिसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं लगते। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल, अच्छा ऊपर एक टेबल दी हुई है, जैसे फूड और सोर्सेज, मिल्क किससे मिलता है, काउ से, बफेलो से, शी गोट, शी मेल, ठीक है। मीट मिलता है आपको जिस जिस एनिमल से, आप वो लिख सकते हैं। एग जिससे मिलता है वो लिख सकते हैं। फ्रूट्स किससे मिलते हैं, आप वो प्लांट्स लिख सकते हैं। After completing this table, you must have seen that like plants and animals also provide us different kind of food. Plants और animal दोनों ही अलग अलग तरीके के food provide करते हैं। Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet. कुछ लोग जो समुद्री एरिया में रहते हैं वो फिश खाते हैं अपने मेजर पार्ट ऑफ द डाइट, यानी अपने खाने में ज्यादातर फिश और राइस वगैरह खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फूड जो है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स। और हमने इस चैप्टर में देखा कि इस एक प्लांट को जो हम खाते हैं या जो सब्जियां हम खाते हैं उनको उगाने के लिए कितने सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड, कौन सा सीड सेलेक्ट करें, सोइंग, उसको बोना, फिर उसको इरिगेशन करना, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड। एनिमल्स को भी हम लोग चराते हैं ताकि उनको सही तरीके से खाना मिले। अगर हम उन्हें उनसे दूध वगैरह लेना है, या कुछ एनिमल्स का तो जो मीट प्रोडक्ट होता है, या कुछ एनिमल्स का डेयरी प्रोडक्ट होता है, कुछ क्या कहते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट देते हैं, तो उन लोगों को हम लोग बहुत अच्छे से पालते हैं। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब आप क्या करते हैं जानवरों को बहुत लार्ज स्केल पर पालते हैं, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसी प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। हम कॉड लीवर ऑयल जो खाते हैं अपने खाने में, वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, और फिश जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह खुद करिए। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ पर मिस आउट कर दी थी। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और क्वेश्चन आंसर्स की जितनी ज़्यादा हो सकता है बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मैं नीचे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लास 8 साइंस के नाम से, जिसके अंदर साइंस के सारे चैप्टर्स उसके अंदर डले हुए होंगे, जिसको हम वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल है। आपको सुन सकते हो और अपनी बुक को लेकर जरूर बैठिए, ताकि आपके पास जो है एनसीईआरटी के सारे वर्ड्स जो हैं या सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियरली आपके पास मेंशन हो। आप भी हाइलाइटर लेके बैठिए, मैं भी हाइलाइटर लेके बैठता हूँ, मतलब मेरे इसे इस तरीके से हाईलाइट करते रहिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ये पता चलता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, कहाँ तक आपने लास्ट चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सी चीज़ आप मिस आउट कर चुके हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।